नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करें और देखिए, हम बिहार की चर्चा करते ही रहते हैं, 1990 से कर रहे हैं। और देखिए, जब बिहार में स्थितियां खराब हो गई, लालू यादव का शासनकाल और बिहार में अपराध हावी हो गया था, अपराधी ऐसे मतलब बिहार में दिखाई पड़ रहे थे कि लगता था कि शासन पंगु हो गया। तब हमने और आपने यह टिप्पणी नहीं की थी। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि बिहार में जंगल राज है और फिर जंगल राज ही कहा जाने लगा। एक बिहारी होने के नाते मुझे भी दुख होता था और जब पुराने दिनों को स्मरण करता हूं तो तकलीफ तो होती ही। लेकिन आज बिहार में जंगल राज नहीं है। देखिए, अपराध की घटनाएं कुछ बढ़ी हैं, इसे लेकर जब लोग कह देते हैं कि जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया, तो मैं बिहार के पक्ष में खड़ा हो जाता हूं। मैं देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें दिखाता हूं कि बिहार से ज्यादा बुरी स्थिति तो दिल्ली की है, जहां इतने सारे गैंगस्टर हो गए। लेकिन सच को तो सच कहना ही पड़ेगा। देखिए, हमने कल भी महसूस किया और आज हमने हैंडल एक्स पर लिखा भी कि देखिए, दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद इलाके में बिजली की जो स्थिति है, वह स्थिति ठीक नहीं है। इससे अच्छी बिजली तो हमारे बिहार में नीतीश कुमार दे रहे हैं। लेकिन बात शराबबंदी की, और इस बार पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी। हाईकोर्ट ने यह भी नहीं, मौखिक टिप्पणी ही सिर्फ नहीं की है, ऑर्डर में लिखा दिया और कह दिया है कि देखिए, शराबबंदी एक बुरे निर्णय के रूप में अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। मुझे याद है 2016 में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला किया था, तो सभी ने इसका समर्थन किया। और मुझे 2016-2017 याद है अजीत जी, शराब बनाने वाली कंपनियां जिन्हें सबसे अधिक नुकसान हो रहा था, बिहार को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही, वैसे लोग विभिन्न जो संचार माध्यम हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, उनसे संपर्क कर रहे थे और इसके लिए तैयार थे कि आप शराबबंदी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कीजिए और बदले में वह फाइनेंशियल एड की भी तैयारी कर रहे थे और देने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं ही नहीं, तमाम लोग इस पक्ष में खड़े थे कि नहीं, शराबबंदी बिहार और समाज के लिए बेहतर है। लेकिन शराबबंदी, नीतीश कुमार का सपना, वह कहां पहुंच गया। अब बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी है और पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पुर्नेंदु सिंह ने जिस तरीके से महसूस किया, और सभी लोग महसूस कर रहे हैं, यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह हर आदमी जानता है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ पिंक फाइल में है, कहीं नहीं है, होम डिलीवरी है। और माला माल कौन हो रहे हैं? पुलिस वाले हो रहे हैं, एक्साइज वाले हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हो रहे हैं और बाकी माफिया हो रहे हैं। तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी, हम पहले भी आपको कहते रहे हैं, हमने वह किस्सा भी सुनाया कि जो पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं वाईबी गिरी, उन्होंने यह बताया कि शराब बनाने वाली कंपनियां जो शराबबंदी के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी, वह मुकदमा अब लड़ना नहीं चाहती है क्योंकि शराबबंदी में ज्यादा फायदा है। बिना टैक्स दिए बिहार में अधिक शराब की सप्लाई हो रही। तो ये स्थिति और परिस्थिति हो गई। पटना हाईकोर्ट ने भी कहा, साफ तौर पर कहा है कि अब एक सिंडिकेट और एक नेटवर्क तैयार हो गया है जो यह चाहता है कि बिहार में शराबबंदी बहाल रहे और शराब बिकती रहे। आज यदि बिहार के अखबारों को हमने और आपने देखा, तो हमने यह भी महसूस किया कि पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी और फिर से सिवान में जहरीली शराब कांड को लेकर हुई मौत, दोनों क्या है, यह तो हम और आप समझते ही हैं। नीतीश कुमार को ही केवल समझ में यह बात नहीं आती, उन्हें लगता है जब वो फाइल देखते हैं, पिंक फाइल देखते हैं कि शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। लेकिन शराबबंदी है कहां? नीतीश कुमार को भी अब सच स्वीकार कर लेना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया, अजीत जी, किस रूप में देखते हैं इसे आप?
देखिए, पटना हाईकोर्ट ने जो बात कही है, हम लोग अलग-अलग तरीके से उस बात को कहते रहे हैं। अब एटलीस्ट जी, पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने जितनी बार चर्चा की है, लगातार जो 2 घटनाएँ हुई हम लोगों ने देखा शराबबंदी की वजह से के दौर में ज़हरीली शराब पीने से जो मौतें हुई, लोग अंधे हुए, ये 2 घटनाएँ हुई मुज़फ्फरपुर में और सिवान में जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो इस जी, तरह की ये तमाम बातें हम लोग कहते रहे। अब ये एक हाईकोर्ट के फैसले में इस बात का आ जाना, इस बात का संकेत है, संदेश है कि अब जुडिशियरी में भी इसको लेकर के एक किस्म की नाराजगी का भाव है। नाराजगी के साथ-साथ ये कह सकते हैं कि एक खराब कानून का भाव आ गया है कि ये कानून खराब है। देखिए, इससे बिल्कुल, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी जिसमें ये कहा गया था, जब जमानत के केसों की भरमार हो गई और हाईकोर्ट के जजेस को फुर्सत ही नहीं मिलती थी दूसरे मुकदमों के लिए, शराब जी, के मामलों में गिरफ्तार लोगों की इतनी जमानत की फाइलें थी कि सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि भाई किस तरह का कानून बनाया गया है ये, हुँ, जिसमें आपको इतने सोच समझ के इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए है। अननेसेसरी बर्डन हाई कोर्ट के ऊपर हो गया जमानत की फाइल्स को लेकर के। अब हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने जो बात कही है कि यह बहुत ही बेहद खराब निर्णय के रूप में इतिहास में ये बात दर्ज होगी, ये कानून दर्ज होगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल, सोचिए कि ये कितनी बड़ी टिप्पणी है। क्या कानून, अब देखिए जिस तरह का कानून 2016 में बना था उससे अब कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन ये जो मामला है कई बरस पहले का मामला था। और सोचिए कितना रिडिकुलस मामला है, कितना मूर्खता भरा मामला है ये कि आप किसी व्यक्ति को, एक थाने के दारोगा को या एएसआई को इस बात के लिए डिमोट कर दें कि उसके इलाके में कहीं शराब पकड़ी गई है। हुँ, अब कोई उस इलाके का एक जो थाने में बैठा हुआ एएसआई है, जमादार है या हवलदार है या दारोगा है, उसको कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति के घर में शराब है? एक तो यहाँ मुकेश इतनी, पासवान का तर्क भी यही था, मुझे कैसे हाँ, मालूम हुआ कि इसके घर में शराब है? उसके किसी को संजय वाली दिव्य दृष्टि मिली है महाभारत वाले संजय की कि वो थाने में बैठा-बैठा देख लेगा कि किसके घर में कहाँ से शराब आ गई। वो जो कोई पुलिस पुलिस ये कर सकती है, हालाँकि पुलिस ने, ऐसा नहीं है कि इस जो चीज़ें बिहार में हो रही हैं उसमें भागीदार नहीं है। हुँ, लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी को, एक इंडिविजुअल अधिकारी को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसको डिमोट कर सकते हैं? इस बात के हुँ, लिए कि तुम्हारे थाना क्षेत्र में, अब एक थाना क्षेत्र में 10,000 मकान हैं, पता चला कि 25,000 50,000 आबादी रहती है। उसमें बिल्कुल, हर व्यक्ति पर वो एक आदमी नज़र रखे। तो ये तो बड़ा रिडिकुलस मामला था। और आप देखिए पूरे कानून में भरमार थी ऐसे ऐसे क्लॉजेज़ की कि हुँ, थाने के में मिल गया तो आपको आपका वो कर डिमोशन कर दिया जाएगा। घर में मिल गया तो घर वालों के ऊपर भी मुकदमा होगा। आप सोचिए, ये भी जी, पहले कानून था, बाद में चीज़ें बदली लेकिन घर वालों पर भी मुकदमा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, रिडिकुलस टाइप की चीज़ें कानून बनाते समय उसमें जोड़ी गई थी। ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ें उसमें जोड़ी मुकदमा गई। आप घरवाले की बात कर रहे हैं अजीत जी, मकान रहने वाले बिहार के, हाँ, रहते हैं बॉम्बे में, मकान मालिक बॉम्बे में, किराएदार पटना में, जब्ती हुई पटना में और मकान मालिक जो बॉम्बे में रह रहे हैं, जो पुणे में रह रहे हैं, मुकदमा उन पर हो गया। उनके ऊपर हो सोचिए, गया। हाँ, सोचिए इस तरह का भी प्रोविजन, तो वही कह रहे हैं कि इतने क्लॉजेस कि थे, इतने प्रोविजंस रिडिकुलस किस्म के थे कि हुँ, ट्रेन में शराब पकड़ी गई बिहार में। अरे भाई, बिहार से ट्रेन गुजर रही है, कोई आदमी शराब लेके जा रहा है तो उसको पकड़ लीजिएगा आप बिहार में। हुँ, ट्रेन आपके बिहार से होकर के बंगाल जा रही है, सिलीगुड़ी असम जा रही है और आपके बिहार के बॉर्डर के बीच में अगर कोई चाहे तो पकड़ ले किसी को और पकड़ के उतार ले, आदमी सिलीगुड़ी जा रहा है उसको उतार ले कि आपके बैग में 2 बोतल शराब थी। बिल्कुल। इस तरह का कानून में प्रोविजन था। बाद में लोगों ने हुँ, कितना मजाक उड़ाया कि भाई बिहार के ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज में भी शराब रखें कि नहीं रखें। तो ये इस तरह की चीजें शामिल की गई थी। उसी तरह हुँ, की एक एकदम रिडिकुलस क्लॉज को लेकर के हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है और मुकेश पासवान का डिमोशन का ऑर्डर खारिज किया है और पुलिस विभाग के साथ-साथ सरकार को फटकार लगाई है। अब हुँ, सरकार को इस बात की समझ पता नहीं है, हो रही है कि नहीं हो रही है। इतनी हार्श टिप्पणी जो आपने ठीक कंपैरिजन किया कि जो पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है बिहार में अपराध बढ़ने को, उस तरह की टिप्पणी है, उस लेवल की यह टिप्पणी है जो हाईकोर्ट ने कहा कि आपका यह कानून बेहद खराब निर्णय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। तो ये बिल्कुल। अपने आप में इस बात को, इस बात ये कहना ये चाह रहे हैं माननीय हुँ, न्यायमूर्ति कि आप बदलिए इसको। अब आप इसमें बदलाव का समय आ गया है, आपने 8 साल कर लिया। किसी भी कानून को आप ट्राई, मतलब ये होता है कि आप ट्रायल में ले लिए हुए, प्रायोगिक तौर पर आपने लागू किया है या आप उसको पूर्ण रूपेण आपने लागू किया है, उसकी अच्छाई-बुराई का आप आकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए 8 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। अब जी, साढ़े 8 साल में अब आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं कि इससे फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। खाली आर्थिक फ़ायदे की बात हम नहीं कर रहे हैं। हुँ, आर्थिक नुकसान तो बिहार को है ही, स्टेट को आर्थिक नुकसान है, एक्सचेकर को आर्थिक नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। लेकिन सामाजिक नुकसान क्या हो रहा है, लोगों की सेहत का नुकसान क्या हो रहा है,
इससे ब्लैक मनी की इकोनॉमी किस तरह से क्रिएट हो रही है, किस तरह से एक सिंडिकेट नेटवर्क तैयार हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी कैसे करप्ट हो रही है, पुलिस की पुलिसिंग की व्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है और करप्ट हो रही है। ये इतने एस्पेक्ट्स हैं, इतने पहलू हैं, एक एक करके इन तमाम पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। मैं पुलिसिंग पर यही एक छोटा सा छेदक बताऊं आपको अजीत जी। अभी छठ में बहुत सारे लोग बिहार आए हुए थे जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। कुछ लोग मिलने आए, अलग अलग गांव के थे। तो इस शराबबंदी पर बात शुरू हुई। हमने कहा कि देखिए, इस बात को नोटिस कीजिएगा कि 2016 के बाद आपके गांव में जो सबसे बड़ी इमारत बनी है और जिनकी आर्थिक पहचान पहले से नहीं थी, तो इस इमारत के पीछे कहीं ना कहीं शराब की बू आपको महसूस होगी। और फिर उन्होंने अपने गांव की इमारत और नए बने मकान के बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे फलावा मकान बना दिया, हाँ उसका बेटा तो शराब का काम कर रहा है, उसका बेटा तो होम डिलीवरी कर रहा है, उसके घर में इस तरीके से ये चीजें हो रही है। तो ये स्थिति और परिस्थिति, देखिए शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन आप लागू कर पाते तब ना। और बिहार देखिए एक पिछड़ा प्रदेश, लेकिन आप इस यूएसपी को भुनाते हैं कि हमारे यहां शराबबंदी है, जो है नहीं। गुजरात एक विकसित प्रदेश, लेकिन गुजरात ने कभी शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ नहीं थपथपाई है। वह दूसरे काम से, दूसरे विकास से, दूसरे रोल मॉडल से अपने को आगे बताता है। लेकिन हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं, संचिकाओं में लागू किए हुए हैं, इसके लिए हम बेहतर हैं, यह कह देने से काम नहीं चलेगा। और जुडिशियरी ने, देखिए ऐसी टिप्पणियां हुई ना कि हम शराबबंदी के मामले में जितने लोग बंद हैं उनको एक साथ छोड़ देंगे। और फिर देखिए देर रात तक अदालतें बैठी और जो शराब के मामले में गिरफ्तार किए गए लोग थे, मैं सुन रहा था, मैं समझ रहा था किस तरीके से जमानत दी जा रही थी। अच्छा क्या आरोप है? शराब पीते हुए पकड़े गए, चलिए जमानत। क्या आरोप है? 1 लीटर शराब मिल गई, चलिए जमानत। क्या आरोप है? 2 लीटर महुआ मिल गया, चलिए जमानत। तो इस तरीके का मजाक तो बन गया है। नहीं, पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के आरोपों में पकड़ना ही क्यों था? ऐसा कानून में इस तरह का प्रोविजन आप क्यों कैसे बना सकते हैं कि आप किसी ने शराब पिया आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी के कोई 1 लीटर शराब लेके जा रहा है आपने जेल में डाल दिया। इन्हीं सब चीज़ों का मज़ाक उड़ाया था जुडिशियरी ने। और अभी जो फैसला आया है जस्टिस पूर्णेंदु सिंह का, उसमें उन्होंने क्या बात कही है? वही बात कही है जो जब सरकार में नहीं रहते हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं, और सरकार में आते हैं तो इस शराबबंदी का समर्थन करने लगते हैं। अदालत ने कहा, जज ने कहा, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ है वो गरीब तबका है। इस पूरे कानून से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो गरीब तबका है। और इस बात में कतई कोई संदेह नहीं है कि जेल में बंद लोगों को आप उठा करके देख लीजिए। जेल में बंद जो लोग हैं उनकी प्रोफाइलिंग करिए, सोशल प्रोफाइलिंग, और देखिए कि सब ज्यादातर लोग पिछड़ी जातियों के हैं, ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। और शराब का काम आज कौन कर रहा है? आपने कहा ना कि जो मकान बन गए, बड़े-बड़े मकान बन गए, बड़ी-बड़ी गाड़ियां आ गई, उसमें मैक्सिमम शराब की तस्करी कर रहे हैं लोग। और एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक हमको किसी ने ध्यान दिलाया था कि बिहार की सीमा पर के जो शहर हैं दूसरे राज्यों के, वहां के मकान जाकर के देख लीजिए, वहां मैक्सिमम मकान जमीनें खरीदी है यहाँ के लोगों ने जाकर के, जो पुलिस में है, एक्साइज में है, या शराब का छोटा बड़ा काम कर रहे हैं। इतने पहले शराब पीने को जिस घर में शर्म की बात मानी जाती थी, जिस मतलब सम्रांत तबके में, मध्य वर्ग के लोगों में, उनके घर के बच्चे शराब का कारोबार कर रहे हैं और उसके माँ बाप खुश हैं इस बात से कि शराब का काम करके पैसा कमा रहे हैं। मतलब पूरी एक पीढ़ी, एक पूरी नस्ल को आपने शराब की तस्करी के काम में लगा दिया। शराब पीने से ज्यादा, अब शराब पीना तो ठीक है, वो तो पीते थे लोग, सब तरह के लोग पीते थे, लेकिन अब शराब का काम करने लगा, घर घर में शराब का काम होने लगा है। और ऐसा जो कहा हाईकोर्ट ने, गरीब तबके के ऊपर इसकी मार पड़ी है, दोहरी मार पड़ी है। जो एक तो जो पकड़ा जा रहा है, जेल जा रहा है, उसके पास साधन नहीं है छूटने के या बचने के, वो चला जा रहा है। अगर वो पहले जो शराब उसको 50 रुपए में असली शराब मिलती थी, 10 रुपए 20 रुपए में जो खरीदता था, आज उसके लिए 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कीमत दे रहा है। अपनी कमाई का वो मैक्सिमम पैसा उसमें लगा रहा है और उसके बाद भी जहरीली शराब पीकर के वहीं मर रहा है। तो आप 2-3 तरह से वो सफर कर रहा है, जो आपका जो वोट का आधार भी है। आप कह रहे हैं, देखिए इसमें एक बड़ा तर्क होता है, जो जेडीयू के लोग भी हमेशा कहते हैं और सरकार की तरफ से तो हमेशा कहा जाता है कि घरेलू हिंसा में कमी आ गई है। ठीक है, आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हिंसा में कमी आ गई है। हमने बात की कई लोगों से, ऐसे बातचीत के क्रम में बात आई, तो लोगों ने कहा कि अब जानबूझ करके हिंसा तो अब भी हो रही है घरों में,
लेकिन अब उसकी शिकायत थाने में नहीं की जा रही है, क्योंकि अब सिर्फ घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं बनता है, अब शराब का भी मुकदमा बन जाता है और बिल्कुल। दोहरा मुकदमा बन जाता है और घर के आदमी को जेल जाना पड़ता है। कमाने वाला वही है, वो जेल चला जाएगा तो सफर करेगा, घर का काम धंधा कैसे चलेगा? जो रोज कमाई कर रहा है और रोज अपना घर चला रहा है, अगर वो जेल चला गया तो कैसे काम चलेगा घर का? तो अब बर्दाश्त करके और चुप हो जा रहे हैं लोग। मतलब जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, सही है, कमी आई है, लेकिन वैसी कमी नहीं आई है कि कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हो गया। अब तो बड़े राम राज आ गया, अब तो कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, वो स्थिति नहीं है। नहीं नहीं अजीत अब जी, लोग मैं कर तो रहे ये हैं कहता हूँ, अजीत जी मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, एक्साइज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल चले गए अरविंद केजरीवाल, और दूसरे मंत्री भी गए। छत्तीसगढ़ में हो गया एक्साइज घोटाला, झारखंड में बात होती है। अरे आप देखो ना कि कंपनियां, उनका शराब जिस तरीके से बिहार में डिलीवर हो रहा है, और बिना कोई राजस्व दिए हुए, बिना कुछ टैक्स दिए हुए, यह तो सबसे बड़ा घोटाला है। और देखिए, सरकारी रिपोर्ट कहती है कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब की खपत पहले से अधिक बढ़ गई है। जब्ती आप हम हाँ, लोग तो जब्ती के आंकड़ों से समझ लेना। बिल्कुल। जब्ती के आंकड़े जब 96 लाख लीटर और 1 करोड़ लीटर और 2 करोड़ लीटर जब्ती के, जब इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जब जी। इतनी चीजें जब्त हो रही हैं, तो खपत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम्म, तो खपत तो बढ़ी गई है और उसका 1 पैसा नहीं मिल रहा है सरकार को। आप सोचिए, उसका 1 रुपया नहीं मिल रहा है सरकार को। इतनी शराब की खपत हो रही है और जो व्यक्ति पी रहा है वो शराब की 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कीमत दे रहा है और तब भी सरकार को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अब अगर सरकार, कोई भी समझदार सरकार होती और उसने इतनी ही कीमत बढ़ा करके शराब बेचनी शुरू कर दे, तो सोचिए कितना रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने सस्ती शराब बेचने के घोटाले में जेल गए कि सस्ती शराब बेच रहे हैं और एक के बदले एक फ्री दिया जा रहा है। क्योंकि उसका क्या कारण था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लॉ में चेंज किया गया था, जो एक्साइज लॉ में लोगों ने चेंज किया था। अब बिहार सरकार भी एक्साइज लॉ चेंज कर दे और जो जिसकी कीमत 100 रुपए थी वो 400 में बेचे, जिसको पीना है वो पिएगा और सरकार को 3 गुना रेवेन्यू आएगा। सरकार जो है इसका फायदा न जाने दे डिस्टिलरी वालों को और शराब बनाने वालों पर न जाने दे। सरकार उस पर अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे कई गुना। एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं ना भाई, पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी है ना लगभग 50%, की एक्चुअल कीमत है जो 60 रुपए 70 रुपए, वो 100 रुपए में बिक रहा है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों 50% से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं ना। आप उसी तरह से बाहर से हम लोग चीजें मंगाते हैं, बाइक आती है, मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन की, तो 100% टैक्स लगता है ना उस पर। जो चीज अमेरिका में 1 लाख में मिल रही है वो भारत में 2 लाख में बिकता है। तो आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जो शराब झारखंड में बिक रही है 100 रुपए की, आप 200 में बेचेंगे। अगर आपको इतना मतलब आप चाहते हैं कि लोगों में शराब की कम बिक्री हो, लोग कम शराब पिए, शांति रहे, तो उसका ये तरीका ठीक नहीं है कि आप कागज में बंदी कर दें और खुलेआम शराब बिकती रहे। आप उसको, जो हम बार बार कहते हैं कि आप उसको रेगुलेट करिए, लॉ के जरिए आप उसको रेगुलेट करिए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसा रेगुलेट करिए कि जिस कहते हैं कि परिंदा भी पर न मार सके, उस तरह का रेगुलेट करिए कि 1 बूंद शराब नहीं आने देंगे हम बिहार में। ये तो अमेरिका में नहीं हो पाया, ये महाराष्ट्र में नहीं हो पाया, ये तो कहीं नहीं हो पाया। कहीं नहीं, हो नहीं सकता है ये। लेकिन अगर आपको इतनी ही जिद है, इतने अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार है नीतीश कुमार की, हमारे जीते जी तो हम नहीं शराबबंदी खोलेंगे, तो आप ऐसी सख्ती कर दीजिए कि शराब 1 बूंद न बनने देंगे अपने प्रदेश में, न बाहर से आने देंगे। आप इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनवा रहे हैं 20 फीट 30 फीट ऊंची, तो आप भी दीवार बनवा दीजिए बिहार की सीमा पर, चारों तरफ की घुसने ही नहीं देंगे हम, कहीं से शराब नहीं आने देंगे। तो या तो ये कर दीजिए, और नहीं तो आप उदार कर दीजिए लॉ को, जिस तरह से गुजरात में लॉ को उदार किया गया है, लिबरल कर दीजिए, लॉ को लिबरल कर दीजिए। यही 2 तरीके हैं ना। आप पहला काम नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी सख्ती नहीं कर सकते हैं कि सर आप ओपन बॉर्डर है, चारों तरफ से आस पड़ोस के राज्य हैं, लोगों का आना जाना है, पैदल आप नहीं रोक सकते हैं। तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। 8.5 साल के बाद आपके पास बहुत सारे आंकड़े आ गए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि शराब बाहर से आके बिक रही है। तो अब आप लिबरल कर दीजिए, इस लॉ को थोड़ा आप उदार कर दीजिए, कानून को आप रेगुलेट करने का यही मतलब है कि जिस तरह से गुजरात में होता है कि 1 मिनट में आपको थाने से या जिला प्रशासन से इंटरनेशनल जोन बनाने की परमिशन मिल जाती है, और इंटरनेशनल जोन, हाँ, तो आप वो बना दीजिए और परमिशन लेकर के। गुजरात में अजीत जी आपको जानकर हैरत होगी कि गुजरात में तो बीच में बिहारी जो जिन्हें परमिट मिल जा रही थी, उन्हें गुजरात की पुलिस कैसे परेशान कर रही थी। परमिट मिल गया, गुजरात से गए, व्यवसायी वर्ग के लोग आते ही जाते रहते हैं, व्यापारिक संबंध है, तो वहां रात को पुलिस बिहार वालों को उठा ले रही थी कि भाई आप ड्राई स्टेट से ड्राई स्टेट में आए हो, इसलिए आपको परमिट नहीं मिल सकती है, आपने गलत ढंग से शराब पी है।
और व्यापारिक वर्ग, कारोबारी वर्ग से वहां गुजरात में रातों रात लाखों लाख रुपए वसूले गए थे। और उस चक्कर में हमने कई लोगों को देखा था कि बहुत सारे लोग पटना और बिहार के रहने वाले, वे लोग जब गुजरात जा रहे थे तो कोई ऐसा पहचान पत्र रखते थे जिसमें बिहार का जिक्र न हो, वह दिल्ली के निवासी दिखे और इस तरीके से। और दूसरा क्षेत्र, पिछले दिनों हमने देखा जब जहरीली शराब कांड हुआ, अजीत अंजुम जी ने एक वीडियो किया, हेलो हेलो हेलो, होम डिलीवरी दिखाई उन्होंने। इसके बाद मेरे एक मित्र आए तो उन्होंने वो वीडियो देखा था, उनकी कुछ चाहत थी। मैंने कहा मेरे नाम से तो कोई देगा नहीं। मेरे सामने उन्होंने फोन किया और 15 मिनट के भीतर उन्हें जॉनी वॉकर का गोल्ड लेबल डिलीवर। कीमत 8,000 रुपए अधिक लगे लेकिन डिलीवर हो गया, और बिल्कुल ड्यूटी फ्री शॉप के सीलबंद लिफाफे में। तो ये जो स्थिति है, तो बताइए अब इसका क्या मतलब, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, और कितने तरह से ये बात प्रूव होगी। ज्ञानेश्वर जी की शराब मिल रही है गली गली में बिहार में, हर जगह शराब मिल रही है, हर दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई शराब का काम कर रहा है, कहीं से भी ले आकर के बेच रहा है। सिंडिकेट के जरिए शराब जा रही है, दिल्ली से हरियाणा से शराब लोग ले जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरात से शराब ट्रक में भर के शराब जा रही है। फिर उसको पहले जो पूरा नेटवर्क था, अब धीरे धीरे जो आपने कहा ना कि जो शराब बनाने वाली कंपनियां थी पहले मुकदमा लड़ना चाहती थी, लेकिन अब उन्होंने मुकदमा लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे ही बहुत कमाई हो रही है। पहले वो लोग अखबारों में विज्ञापन के जरिए पैसा देख करके मीडिया को ये मैनेज करना चाह रहे थे कि आप इसके खिलाफ में खबरें चलाइए। अब वो भी करने की जरूरत नहीं, कोई खिलाफ में खबर मत चलाइए इसके, अब क्योंकि उनका नेटवर्क बन गया। जो पहले एक फॉर्मल नेटवर्क था, सरकार का नेटवर्क था, सरकार से लाइसेंस प्राप्त लोगों का नेटवर्क था, उसकी जगह एक इनफॉर्मल नेटवर्क कायम हो गया। एक ऐसा अनौपचारिक संगठन खड़ा हो गया, सिंडिकेट खड़ा हो गया, जो एकदम संगठित अपराध के जैसे काम करता है, उस तरह से काम कर रहा है। पूरी चेन बनी हुई है, कैसे दिल्ली से, हरियाणा से या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से शराब आएगी, कहाँ डिलीवर होगी, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, फिर सप्लायर कौन होगा, और फिर इंडिविजुअल विक्रेता कौन होगा। ये पूरा इनफॉर्मल ढांचा बन गया। एक इतना फॉर्मल है वो ढांचा कि सरकार का भी ढांचा उतना फॉर्मल नहीं था जितना अब हो गया है। नहीं, वो तो इतना ऑर्गेनाइज हो गया है जी कि वो पुलिस का जो बीट सिस्टम होता है कि इस बीट पर ये आरक्षी होंगे, ये हवलदार होगा, उससे ज्यादा सॉलिड है। इस मोहल्ले की इस गली में डिलीवरी यही देगा, दूसरा नहीं देगा, ये बिल्कुल तय हो गया है। और आपने देखा होगा कि बीच में एक बार लगा था कि सक्रियता बहुत अधिक बढ़ गई है, जाकर पुलिस हरियाणा में, पंजाब में जो शराब के बड़े सप्लायर हैं उन्हें गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन किसी मामले में आपने नहीं देखा होगा कि, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आर्थिक अपराध में आप आर्थिक साम्राज्य को नहीं ठाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी आप कर लेते थे, 1-2 बड़ी गिरफ्तारियां भी आपने कर ली, लेकिन उनके आर्थिक साम्राज्य पर यह नहीं हुआ कि उनके अकाउंट आपने फ्रीज कर लिए, उनकी संपत्ति आपने नीलाम कर दी, तो आर्थिक साम्राज्य तो उनका बरकरार रहा, बाकी चीजें तो मैनेज हो ही जाती है। हाँ, तो वो तो बढ़ता रहा ना, बल्कि आर्थिक साम्राज्य तो उनका बढ़ता रहा, शराब की बिक्री बढ़ती गई जैसे जैसे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा था वो फॉर्मलाइज होता गया। जिस तरह से नेटवर्क नीचे तक बनता चला गया, उसके बाद उनका शराब का कारोबार और बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे इतने इंटरेस्ट ग्रुप्स बन गए, हर लॉ इन्फोर्समेंट का आदमी हो, चाहे जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ के लोग, हर जगह ऐसी सेटिंग हो गई कि न्यायपालिका में जो वकील से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, पुलिस से लेकर के, नेता से लेकर के सबको किसी न किसी तरह से ओबलाइज किया गया कि बस आप चुप रहिए, आप देखिए तमाशा, सारा सिस्टम काम कर रहा है। और वो सिस्टम काम करने लगा। ये बात कई तरह से साबित हुई, पुलिस की मिली भगत भी साबित हुई, और किस तरह से मामले को दबाने छिपाने के प्रयास होते हैं, ये सब बातें भी सामने आ गई हैं। तो जो नुकसान है इस एक कानून से, जितने नुकसान है जो हमने पहले कहा, आप बारी बारी से देखिए उसका कितना भारी नुकसान हो रहा है। एक पहला नुकसान तो बिहार सरकार को रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 20,000 से 30,000 रुपया साल के नुकसान की गारंटी है, कितना नुकसान हो ही रहा है। अगर सरकार रेगुलेट करे और उस पर रेवेन्यू अधिक हासिल करना चाहे तो वो अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रेट पर इतने का नुकसान हो रहा है। 2,60,000 करोड़ रुपए का जिस प्रदेश का बजट हो, वहां 20 से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है। नहीं, आप देखिए ना, यदि 20,000 करोड़ को ही माने तो आपने 8 साल में 1,60,000 करोड़ रुपया, और यदि आप 30,000 करोड़ मानते हैं
तो 8 साल में 2,40,000 करोड़ रुपया, मतलब आपके बजट के बराबर, 1 साल के बजट के बराबर आपने नुकसान दे दिया है। नुकसान कर दिया एक सेक्टर के रेवेन्यू का, एक सेक्टर का रेवेन्यू है ज्ञानेश्वर जी, जी, और हम लोग बिल्कुल। कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ शराब की शराबबंदी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, पूरी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, बार रेस्टोरेंट का, ये पूरा जो जो पूरी इंडस्ट्री है, कई इंडस्ट्री नुकसान में चल रही है या बहुत नीचे आ गई है, उसके ग्रोथ की दर बहुत नीचे आ गई है। उन सब का नुकसान अलग कैलकुलेट करें, वो एक अलग ही चीज हो जाएगी। तो आपका नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हो रही है, उस ब्लैक इकोनॉमी के कितने नुकसान है, राजनीति में कितना ब्लैक मनी उससे आ रहा है, पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसके जरिए क्राइम कितना बढ़ रहा है। जो आपने बताया था कि हथियार आ रहे हैं सिंडिकेट की रक्षा करने के लिए, हाँ, महंगे महंगे हाँ, और अत्याधुनिक हथियार, AK-47 आ रहे हैं, AK-47 आ रहे हैं। बिल्कुल AK-47 आ रहे हैं सिंडिकेट के उस सप्लाई का जो चेन है उसकी रक्षा के लिए। तो ये एक दूसरा नुकसान है। एक तीसरा नुकसान पुलिसिंग का है, जिस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इतना पुलिसिंग बिहार की इतनी खराब हो गई है। जो आपने भी कहा कि क्राइम बढ़ रहा है, छिटपुटी क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम तो अब खाली शराब के सिंडिकेट का है। लेकिन जो दूसरे क्राइम्स बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पुलिस का ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर। पुलिस को सारे समय शराब के काम में आपने लगा दिया कि शराब पकड़िए, और जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि और जो आप कह रहे हैं कि स्कूली बच्चे हुए डिलीवरी बॉय बन गए हैं। अभी यदि आप इधर के दिनों में देखेंगे, हम लॉरेंस बिश्नोई का छोड़ दीजिए, कि बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उनमें 18 साल से कम वाले बच्चे, देखिए जब शराब की डिलीवरी करेंगे, पैसे आएंगे, फिर गंदे लोगों से दोस्ती बनेगी, संगति बनेगी, हथियार आएगा, तो फिर हथियार चलाने में और हथियार सीखने में कितना वक्त लगता है। तो आप जिस नस्ल की बात आप कर रहे थे, आप नस्ल को ही खत्म कर रहे हैं। और जो बच्चे स्कूल बैग में शराब पहुंचाने लगे, उन्हें पढ़ाई से क्या वास्ता रह जाएगा, उन्हें बाकी चीजों से क्या वास्ता रह जाएगा। उन्हें तो समझ में बात आ गई कि देखो पढ़कर भी पैसा कमाना था, अभी से हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया, अच्छा और बुरा क्या होता है। उसको तो इजी मनी की आदत हो जाती है ना। इस तरह से अपराध तो इसी तरह से बढ़ते हैं कि इजी मनी की आदत हो गई उसको, सहज रूप से उसको शराब मिल गई, डिलीवर कर दिया, उसको पैसे मिल गए, शाम में 500,000 रुपए उसने कमा लिए। जो तो उसको क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, और अब जरूरत पड़ने पर उसको हथियार भी मिल जा रहे हैं, दूसरी चीजें मिल जा रही हैं, सूखा नशा मिल रहा है, जिसके लिए जो उसका भी एक अलग एक नुकसान का एक पहलू वो भी है कि सूखा नशा वो भी कारोबार बढ़ने लगा, ड्रग्स का और अफीम, कोकीन, गांजा, इन सब चीजों का भी रोजगार बढ़ने लगा। तो एक वो बढ़ गया, अपराध बढ़ने लगे, चूंकि पुलिसिंग नहीं हो रही है तो आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, पुलिसिंग खराब हो रही है, और सबसे बड़ी बात, इस जहरीली शराब से जो लोगों की मौतें हो रही है और लोगों की जो सेहत खराब हो रही है। हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन जो ये हम लोग अभी देखते हैं, आज भी खबर है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो जहां जिस जगह पर हाईकोर्ट के फैसले की खबर छपी है उसी जगह ये भी खबर छपी है कि भाई जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं रेगुलर हो रही, एक एक दो दो वाली खबरें ज्यादा बड़ी नहीं बनती हैं। जब एक साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मरते हैं, अंधे होते हैं, तो खबर आती है। और दूसरे जो साइलेंट किलर है, जो साइलेंट किलिंग हो रही है, पॉइजन, जो जहरीली शराब या नकली शराब पीने से जो शरीर में जहर जा रहा है, जो साइलेंट किलर बन रहा है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद लोगों के शरीर के वाइटल ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा संकट है। और आर्थिक नुकसान, जो हमने पहले कहा कि वो तबका जो बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहा है, रोज कमाता है, रोजगार चलाता है, और अगर उसको शराब पीनी है तो उसको 3 गुना 4 गुना पैसा देना पड़ रहा है। तो ये तो सब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है। जैसा आपने बताया किस्सा कि एक बोतल के ऊपर किसी ने 8,000 रुपए ज्यादा दे दिए, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहां से अफोर्ड करेगा 2 गुना 3 गुना दाम देना। तो उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं हो रही है कि उसको जो शराब मिल रही है वो सही है, उसको पीने से उसकी आंख नहीं खराब हो जाएगी, किडनी और लीवर नहीं खराब हो जाएंगे, या मर नहीं जाएगा वो। नहीं, ये तो देखिए सरकार स्वयं कबूल करती है ना। जब दबाव बनता है तो यह दिखाया जाता है कि हमने शराब बनाने की भट्टी यहाँ ध्वस्त कर दी, हमने शराब बनाने की नकली फैक्ट्री यहाँ ध्वस्त कर दी। तो आप तो स्वयं मान रहे हैं कि आपके यहाँ शराब बनाने की भट्टियां और शराब बनाने की नकली फैक्ट्रियां चल रही है। हाँ बताइए, सोचिए, मतलब एक आपने पुलिस के अधिकारी को इसलिए डिमोट कर दिया क्योंकि उसके इलाके में शराब कहीं मिल गई थी, और पूरे जिस जिले में आप शराब की भट्टी पकड़ते हैं उसके एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं भाई? कितने एसपी, डीएसपी से ऊपर कितने एसपी, कितने आईजी, कितने डीआईजी के खिलाफ आपने कार्रवाई की है जिनको सजा दिया गया हो?
और उनके ऊपर आपने कब उनके ऊपर दबाव डाला कि इसको पकड़े, जो लोग शराब की सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़े और उनका नेटवर्क खत्म करें, जो बड़े लोग हैं, जो ये सवाल तो तेजस्वी यादव ने भी पूछा था। हाँ, पूछा था कि आपने बड़े अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की है, जिनको मालिक करता है, भाई कलेक्टर मालिक होता है जिले का, एसपी मालिक होता है जिले का, तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और दिखावे के लिए आप कभी किसी जमादार को, किसी हवलदार को, किसी दरोगा के ऊपर आपने कोई कार्रवाई कर दी, कभी कोई एक डिलीवरी बॉय पकड़ लिया, कभी एक स्कॉर्पियो में 4 बोतल शराब पकड़ ली, बस हो गया, शराब पकड़ने का काम पूरा हो गया। तो इस तरह से नहीं, शराब पकड़ने के बाद भी आपने पकड़ा तो क्या नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश हुई, सप्लाई चेन को पता कराने, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश हुई? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब दिखावा हो रहा है। इसलिए अब हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को जग जाना चाहिए। ये सरकार के जगने का समय है कि अब सरकार जग जाए। और देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर बिहार में उभरे हैं और वो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। अब आप उसके ऊपर जितनी बहस करनी है उतनी बहस करते रहिए, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं, अगर शराबबंदी सफल हो गई होती बिहार में तो ये बात कोई नहीं कहता कि शराब चालू कर दी। कोई नहीं करता। अगर आपने सफलतापूर्वक लागू किया होता, 20% भी 30% भी सफलतापूर्वक लागू किया होता, आपने तो 0% सफल है, आपका 0% सफलता का रेट है, तो उसको फिर लागू किए रखने का कोई मतलब नहीं। आप उसको या तो सख्ती से लागू करिए, नहीं तो रेगुलेट करके इसको लिबरल बनाइए, उदार बनाइए, इसको लाइसेंस की व्यवस्था करिए, इसको लिमिटेड उस पर अवेलेबिलिटी बनाइए और उसके साथ साथ पुलिसिंग करिए, तब जाकर के इस दोहरा रवैया आप अपनाइए, इसको लिबरल करिए ताकि लोगों को जिनको जरूरत है, जो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, बार रेस्तरां है, वहां मिले और बाकी जगह नहीं मिले। बाकी जगह अवैध रूप से शराब आने का आप बंद कराइए। दो तरफा अप्रोच अगर लेके आप चलेंगे तो कोई फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह से बिहार में चलता रहेगा सब। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार जी, पटना हाईकोर्ट के फैसले को, जो ऑर्डर है उसको पढ़िए और समझिए। केवल जो पिंक फाइल है और उसमें जो अच्छे-अच्छे शब्द लिखे हैं, अच्छे-अच्छे वाक्य लिखे हैं, आपने के पाठक तक को लगाया था, वह भी फेल हो चुके हैं। तो आपको समझना होगा कि जमीनी हकीकत क्या है, और आप तो जमीनी हकीकत समझने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल। और देखिए बिहार का नुकसान कितना हो रहा है, और बिहार एक गरीब प्रदेश है, नुकसान भी हो और फायदा भी न हो, यह दोनों बात तो ठीक नहीं है ना। तो इस पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।